गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। लास्ट टाइम अपन ने चार्ज के बारे में पढ़ा था, याद है? तो मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि चार्ज से रिलेटेड कुछ 4 पॉइंट मैंने आपको बताए थे, याद कीजिए। पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट अपना था कि जो चार्ज है वो किसी पदार्थ का क्या होता है? मौलिक गुण होता है, एक बेसिक प्रॉपर्टी है जो उस वस्तु के अंदर पहले से ही मौजूद है। यानी कि आवेश किसी पदार्थ का मौलिक गुण है, ऐसा गुण जो उस वस्तु में होता ही है, जिसे हम न तो बना सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं। ये पहला पॉइंट बताया था। दूसरा पॉइंट मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से उत्पन्न होता है। किसके स्थानांतरण से उत्पन्न होता है? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से। जब इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर चला जाता है तो एक वस्तु धनावेशित हो जाती है और दूसरी क्या हो जाती है? ऋणावेशित हो जाती है। 2 पॉइंट। तीसरे पॉइंट पे मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था क्या कि जो आवेश है उसे हम स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से लिखते हैं। ध्यान दीजिए, ये रहा आवेश अपने पास। आवेश को अपन पहले एक हेडिंग लिख देते हैं बेटा, आवेश। हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? आवेश के बारे में। इसे हम इंग्लिश में चार्ज कहते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। आवेश को मैंने बताया था स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से लिखते हैं। एक बात उसके बाद मैंने जो बताई थी कि आवेश जो होता है उसके चारों ओर का एक क्षेत्र होता है, एक फील्ड होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो आवेश अपने चारों ओर एक फील्ड बनाता है, एक क्षेत्र बनाता है, जिसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। लेकिन ये आवेश अभी किस कंडीशन में है बेटा? स्थिर अवस्था में है। किस अवस्था में है? स्थिर। इसलिए अपने लिख दिया वेलोसिटी इक्वल टू 0। नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आवेश मूव करता है, चलने लगता है, गति करने लगता है, तो क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये मेरे पास आवेश है और आवेश मान लीजिए गति कर रहा है। ये रहा आवेश, इसको मैंने गति कराई। अभी इसकी वेलोसिटी 0 नहीं है तो वेलोसिटी नॉट इक्वल्स टू 0। तो क्या होगा? जब आवेश गति करेगा तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि प्रकृति के अंदर ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें आवेश नहीं है। तो इसका मतलब हर जगह आवेश तो मौजूद है ही है। कल मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था, नेक्स्ट वीडियो में अपन ने, लास्ट वीडियो में सॉरी। तो ये जो Q है ये कोई अदर चार्ज है। जब ये चलता चलता इसके कांटेक्ट में आएगा तो या तो अट्रैक्शन होगा या फिर रिपल्सन होगा। और अट्रैक्शन और रिपल्सन जनरली किसमें होता है बेटा? मैग्नेट में होता है। किसमें होता है? मैग्नेट में। तो जो गतिमान आवेश है वो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र का भी निर्माण करता है। ये अपन ने अपने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। आज अपन ने 5वें पॉइंट पे आ रहे हैं। कौन से पॉइंट पे आ रहे हैं? 5वें पॉइंट पे। तो सभी बच्चे इसी प्रकार, इसी जोश, इसी मनसा, इसी उम्मीद के साथ जुड़े रहे। फिजिक्स जैसा इजी सब्जेक्ट कोई नहीं है। चलिए देखिए 5वां पॉइंट। कौन सा पॉइंट पढ़ रहे हैं अपन? 5वां। देखिए आवेश जो है कि यार इसका कोई सूत्र है क्या? कोई कभी हमने इसके सूत्र के बारे में कभी सुना? इसको लिखते तो क्यू से है, ये तो हमें पता है। तो इसका एक सूत्र होता है बेटा, ध्यान रखना। क्या लिखेंगे हम? इसका सूत्र, यानी कि इंग्लिश में कहें तो फॉर्मूला। 10th क्लास में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था बेटा। क्या था? I इजिकल टू होता है Q अपॉन T, यानी कि आवेश बट्टा समय। T मतलब होता है टाइम, Q मतलब चार्ज, और आवेश में प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। याद आया? वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो यहां से अगर मैं Q की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी प्यारे बच्चों? I इंटू T। अरे वाह सर, क्या बात है, ये तो फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला बना भाई? आवेश का फॉर्मूला बना। तो ये था अपना 5वां पॉइंट। 6ठे पॉइंट के अंदर अपन बात करेंगे मात्रक की। किसकी बात करेंगे? मात्रक की। मात्रक, यूनिट, जिसे हम कहते हैं। यूनिट क्या होता है? पहचान, जिसकी आइडेंटिटी किसी फिजिकल क्वांटिटी की, किसी भौतिक राशि का जो पहचान है वो क्या है? मात्रक।
जैसे मैंने 5 लिख दिया, अब इस 5 को मैंने कहा दूरी है, मैं बोर्ड पे लिख के चला जाता हूं, कोई तीसरा व्यक्ति अगर आता है तो उसे क्या मालूम ये 5 घोड़े हैं, गधे हैं, बकरी हैं, क्या हैं। लेकिन अगर मैं इसके पीछे बड़े प्यार से मीटर लिख देता हूं तो कोई भी व्यक्ति जिसे थोड़ा बहुत कुछ आता है, पढ़ा लिखा है, तो वो ये जरूर समझ जाएगा कि सर ने जरूर किसकी बात की होगी, दूरी की या विस्थापन की बात की होगी, है कि नहीं। वेरी गुड। तो अब बात आते हैं छठे पॉइंट में कि आवेश का भी क्या कोई मात्रक होता है। बिल्कुल, देखिए यहीं से निकालते हैं। हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि जो धारा है उसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर। ये लिख दिया मैंने एम्पियर। टाइम, टाइम का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो सेकेंड, तो एम्पियर इंटू सेकेंड क्या होगा, आवेश का मात्रक होता है। एक चीज और आपको बता दें, चुपचाप अपने दिमाग में डाल लें, किसी को नहीं बताएं, कि एम्पियर इंटू सेकेंड को हम कूलाम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कूलाम। वेरी गुड। तो और करके लिख देते हैं यहां पे कूलाम। ये आवेश का SI मात्रक है। कैसा मात्रक है प्यारे बच्चों, SI। SI क्या होता है, ये अपन ने 11th क्लास के अंदर डिस्कस कर रखा है। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल का मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चलने वाला मात्रक। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम आवेश को इकाई के रूप में कूलाम से प्रदर्शित करते हैं। तो बहुत बढ़िया, ये चीज हमें बहुत अच्छी समझ में आई। एक चीज और बताते हैं, कई बार ऐसा लिखा हुआ आता है 1 म्यू सी। ये म्यू क्या है, ये है माइक्रो। क्या है, माइक्रो। माइक्रो का क्या मतलब होता है, 10 की पावर -6। 11th में पढ़ा था हमने। तो 10 की पावर -6 और सी मतलब कूलाम। कभी कोई पूछ ले साहब कि 1 माइक्रो कूलाम कितना होता है, तो बड़े दबंग होके बताए कि हमें आचार्य जी ने बताया था कि 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10 की पावर -6 कूलाम। शाबाश। 1 नैनो कूलाम 10 की पावर -9 कूलाम। अगर 1 पिको कूलाम 10 की पावर -12। 1 फर्मी कूलाम 10 की पावर -15। इस तरह से चलता है। ज्यादातर आपके न्यूमेरिकल्स के अंदर ये काम आएगा। कहीं ये दिख जाए तो उसका मतलब समझ लेना कि हमें उसको SI में बदलने के लिए किस में चेंज करना पड़ेगा, कूलाम में चेंज करना पड़ेगा। यानी कि 10 की पावर -6 से गुणा करना पड़ेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अब 7वें पॉइंट पे आते हैं अपन। 7वें पॉइंट में अपन डिस्कस करेंगे बेटा डायमेंशन की। किसकी डिस्कस करेंगे, डायमेंशन, यानी कि विमा। तो विमा क्या होती है, ये बोर्ड के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट एक प्रश्न आया हुआ है। विमा कि किसके अंदर आया हुआ है ये, तो बोर्ड। तो यहां लिख देते हैं बोर्ड। हमारे बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है कि आवेश की विमा क्या है। तो सोचो कि आवेश की विमा अगर निकालें तो आवेश का सूत्र तो हमें मालूम है। अच्छा, सूत्र मालूम है तो आई धारा है। और धारा, सर ये तो एक मूल राशि है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, ये मूल राशि ही है। और मूल राशि की घात में लिखना ही क्या कहलाता है, विमा कहलाता है। तो धारा का विमा क्या हुई कि सर एम्पियर है तो A1। समय, सर ये तो मूल राशि है, ये भी मूल राशि है, तो बहुत बढ़िया, तो इसको भी लिख दो T1। तो A1 T1 ये हमारी विमा हुई, किसकी, आवेश की। क्या ये सही है, नहीं है। अभी इसको बड़े ब्रैकेट में जब हम बंद करेंगे तो ये सही है। विमाओं को सदैव बड़े ब्रैकेट में बंद किया जाता है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो ये हुआ आपका 5वां, 6ठा और 7वां पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था आवेश को डिफाइन नहीं कर सकते, डिस्क्राइब कर सकते हैं। अपन पॉइंट टू पॉइंट डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को ये सभी पॉइंट अच्छे से आने चाहिए, याद भी कर लेना, इनको रट लेना। आगे चलते हैं। 7 के बाद आते हैं 8वें पॉइंट पे, 8 नंबर पॉइंट। 8वां पॉइंट है, सर क्या आवेश का कोई और भी मात्रक है, कोई बड़ा, कोई बहुत बड़ा, कोई छोटा, ऐसा कोई मात्रक हो तो हमें बताइए। तो बच्चों जरूर बताएंगे, आ जाओ, जब आप हमसे जुड़े हैं तो जरूर बताएंगे। देखिए, एक
ESU। ESU मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। हिंदी में इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म लिख देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसको हिंदी में कहेंगे स्थिर विद्युत इकाई। स्थिर विद्युत इकाई। वेरी गुड, शाबाश, मजा आ गया सर। इसका एक और नाम है स्टेट कूलाम। हाँ, ये तो पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत। बस, तो ESU को ही स्टेट कूलाम बोलते हैं, कोई नई चीज नहीं है ये स्टेट कूलाम। एक और नाम है इसका, चलो आपके लिए बता देते हैं। बधाई हो आपको, किसी को बताना नहीं, चुपचाप अपने पास रख लेना। ये जो नाम मैंने लिखा है ये इसका एक और मात्रक है जिसे कहते हैं फ्रैंकलिन। सर ये कौन था? इसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन थोड़ा रुक कर। ये एक साइंटिस्ट था, बस अभी इतना जाने। तो अच्छा, तो साइंटिस्ट को क्यों जाना? अरे भाई बाद में बताएंगे, अभी नहीं, फिलहाल ये समझें ये छोटा मात्रक है। अच्छा, तो सर ये बताइए इसका कूलाम के साथ क्या संबंध है? ऐसा यूनिट कूलाम के साथ इसका कोई रिलेशन है? आप कहते हो ये सबसे छोटा मात्रक है। ये एक और लाइन लिख देते हैं, सबसे छोटा, लिस्ट सबसे छोटा। वेरी गुड। अच्छा, तो सर इसका SI के साथ क्या यूनिट है? तो एक कूलाम जो होता है वो होता है 3 × 10⁹ ESU। इतने सारे ESU जब मिलते हैं तब कहीं जाकर एक कूलाम बनता है। तो इसका मतलब ये तो बहुत ही छोटी यूनिट हुई, बिल्कुल छोटी है, तभी तो हमने यहां लिखा है सबसे छोटा। बहुत अच्छे। और भी कोई इकाई है तो देखिए, जरूर है। एक होता है 1 EMU। इसे चुंबकीय मात्रक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्नेटिक यूनिट कहा जाता है। इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। हिंदी में कहते हैं विद्युत चुंबकीय इकाई। विद्युत चुंबकीय इकाई लिख देते हैं यहां पर, विद्युत चुंबकीय इकाई। सर अब हमें ये बताइए, क्या इसके साथ कूलाम का कोई संबंध है? बिल्कुल है बच्चों। 1 EMU बराबर होता है 10 कूलाम। अच्छा, तो 10 कूलाम बनते मिलते हैं तब कहीं जाकर 1 EMU बनता है। बिल्कुल बनता है। इसका मतलब तो सर ये हुआ कि जो EMU जो है वो ESU से बड़ा है, कूलाम से भी बड़ा है। तो बिल्कुल बड़ा है। 10 कूलाम मिल रहे हैं तब कहीं जाकर 1 EMU बन रहा है। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन। चलिए, सबसे बड़ा भी कोई मात्रक है? बिल्कुल, इधर देखो, सबसे बड़ा मात्रक, लार्जेस्ट यूनिट जिसे हम कहते हैं, सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ी इकाई जिसको हम बोलते हैं 1 फैराडे। क्या बोलते हैं? 1 फैराडे। 1 फैराडे कितना होता है? 1 फैराडे होता है 96,500 कूलाम। ओ हो, इतने सारे कूलाम मिलते हैं तब 1 फैराडे बनता है। ये सबसे बड़ा यूनिट है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि आवेश की सबसे बड़ी इकाई क्या है। तो इसको अपन क्या करते हैं? स्टार कर देते हैं। देखो, रेड पेन से मैं गोला मार रहा हूं, यानी कि ये बोर्ड में आने लायक क्वेश्चन है, याद रहे आप लोगों को। समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थी आवेश से संबंधित कुछ बातें जिसमें हमने ये जाना कि आवेश क्या होता है, आवेश क्या कर सकता है, आवेश की विमा, आवेश के मात्रक, बहुत सी चीजों के बारे में हमने इस चैप्टर के अंदर या इस टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा है। तो अब बात आती है सर, जो आवेश है उसके कोई प्रकार हैं? तो आवेश के प्रकार हैं धन आवेश और ऋण आवेश। इसके बारे में आप लोगों को बताएगा वैज्ञानिक फ्रैंकलिन। कौन बताएगा? फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। नाम पूरा सुन लेना, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये आपको बताएगा आवेश के प्रकार 2 होते हैं। कैसे? उसने अपना एक प्रयोग किया, अपना एक परीक्षण किया। उसने क्या परीक्षण किया, कैसे किया,
वो देखिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ अपन हेडिंग लगा देते हैं कि बेंजामिन फ्रैंकलिन का प्रयोग, बेंजामिन फ्रैंकलिन का प्रयोग का एक्सपेरिमेंट, उसने क्या किया, उसने देखो अब आपको समझ में आना चाहिए कि सर आपने आवेश की सबसे छोटी इकाई जब फ्रैंकलिन लिखी थी तो इसका मतलब फ्रैंकलिन ने कुछ तो प्रकृति में या फिर हमारे यहाँ पर कुछ ऐसा काम किया जो लोग उसे जानते हैं। ऐसे ही हम यूं तो नहीं लिखते 5 मगाराम 5 सुरेश, इसका मतलब ये तो नहीं कि सुरेश मगाराम ने कुछ कार्य किया हो। तो कुलाम ही लिखते हैं तो कुलाम ने कुछ किया तभी तो उसे याद करते हैं। पहचान, मात्रक का मतलब क्या होता है? पहचान। तो फ्रैंकलिन ने भी कुछ ऐसा ही किया। वो क्या किया वो ध्यान दीजिए। उसने क्या किया, सबसे पहले 2 कांच की छड़ ली। क्या ली? 2 कांच की छड़ ली, सुन लेना इंग्लिश में ग्लास रोड, और उसे रेशम के कपड़े से अच्छे से रगड़ा, ऐसे सरर रगड़ा। रगड़ने से क्या हुआ कि कांच की छड़ की टेंडेंसी होती है, उसकी एक प्रकृति होती है कि वो इलेक्ट्रॉन देता है। कौन? कांच की छड़। तो जब कांच की छड़ इलेक्ट्रॉन देता है तो 2 कांच की छड़ें हमने ली। एक तो है अपने पास, ये रही एक कांच की छड़, और एक कांच की छड़ ये रही। फिर उसने क्या किया, इसको किससे रगड़ा? रेशम के कपड़े से। तो ये लिख देते हैं कि ये दोनों क्या हैं? कांच की छड़ें, कांच की रॉड्स, छड़ें। इनको रगड़ा किससे गया है? रेशम के कपड़े से। किससे रगड़ा गया है? रेशम के कपड़े से रगड़ा गया है। रगड़ा या फिर घर्षण कह सकते हो, रगड़ा गया है। ऐसे ही याद करने के लिए एक बार लिख देते हैं। तो क्या होता है कि ये जब सिल्क क्लॉथ से रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन देगा, तो मैंने आपको बताया कि जो चीज इलेक्ट्रॉन देती है, जैसे इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया किसी को, तो उस पे तो नेगेटिव, इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो इसका मतलब कांच की छड़ ने क्या दिया है? इलेक्ट्रॉन दिया है। इसका मतलब इस पे कैसा चार्ज आएगा? प्लस, और इस पर भी प्लस। तो उसने देखो क्या बात बताई, उसने कहा कि जब जो कांच की छड़ों को आपस में पास में लाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को धक्का मारती हैं। धक्का मारने का मतलब रिपल्सन बल लगाती हैं, प्रतिकर्षण बल लगाती हैं। अच्छा, ये तो बात समझ में आ गई भाई। सीधी सी बात है, जो देगा तो वो धनी होगा। इसने इलेक्ट्रॉन उसको दिया है तो इसका मतलब ये दाता है, वो क्या है? ग्राही है। और दाता कौन होता है? जो धनी होता है। क्या होता है? इसलिए धन चार्ज उस पे आता है जो इलेक्ट्रॉन देता है। दूसरे प्रयोग में उन्होंने क्या किया, 2 एबोनाइट की छड़ें ली। 2 एबोनाइट की छड़ों को बिल्ली की जो खाल होती है उससे रगड़ा। किससे रगड़ा? बिल्ली। बेंजामिन फ्रैंकलिन के पास एक बिल्ली थी, उनकी पालतू बिल्ली, उसकी खाल से उन्होंने उस प्लास्टिक की छड़ को धीरे धीरे रगड़ा। तो जब रगड़ा तो प्लास्टिक की जो छड़ होती है उसमें एक प्रकृति होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लेती है। क्या करती है? इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर लेने की टेंडेंसी रखती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पे कैसा चार्ज आएगा? वेरी गुड, नेगेटिव। कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। तो इस पर भी कैसा चार्ज आ जाता है बेटा? नेगेटिव। शाबाश। और जब 2 नेगेटिव एबोनाइट की छड़ों को, या प्लास्टिक की भी ले सकते हैं, उनको जब पास में लेके आएंगे तो ये भी क्या करेंगी? एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाएंगे बच्चों। ये तो बात समझ में आ गई। फिर क्या किया फ्रैंकलिन ने? कहा यार ये प्रतिकर्षण ही प्रतिकर्षण हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, एक छड़ ये ली और एक छड़ ये ले ली। ये रही साहब हमारे कांच की छड़, और ये रही हमारी प्लास्टिक या एबोनाइट की छड़। इन दोनों को जब पास में लेके आए तो इन दोनों ने एक दूसरे को क्या किया? अट्रैक्ट किया, आकर्षण बल लगाया, खींचा। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन शॉक हुए। क्या हुए? शॉक हुए। उन्हें एक झटका लगा। झटका लगा तो उन्होंने एक बात बताई लोगों को कि मैं आज तुम लोगों को कुछ बातें बताने जा रहा हूं जो मैंने प्रयोग किया उससे रिलेटेड। ये कौन सी छड़ें हैं? एबोनाइट। ध्यान रखना, एबोनाइट।
एबोनाइट, ओहो एक मिनट, एबोनाइट, एबोनाइट की छड़ें, एबोनाइट और इन दोनों को पास में लाए तो कैसा बल लगा था? आकर्षण का बल लगा था। तो उन्होंने जो बात कही वो क्या कही कि पहली बात उन्होंने कही कि जो आवेश दो तरीके के होते हैं, एक धन और एक ऋण। धन कौन सा? जो इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन जो लेता है वो ऋण होता है। तो धनावेश और ऋणावेश यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश के दो प्रकार हैं। दूसरी बात, पहली बात तो पता दी कि आवेश, देखो कितनी बातें कह रहा है, 3 बातें कहेगा वो, ज्यादा नहीं, कि आवेश का पहला 2 प्रकार है, धनावेश ऋणावेश। दूसरी बात उसने क्या कही कि सेम काइंड के अगर चार्ज हैं, एक ही प्रकृति, एक ही ध्रुवता, एक ही पॉलरिटी, समान प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है, चाहे वो दोनों धनावेश हो चाहे दोनों ऋणावेश हो, उनके मध्य हमेशा कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। और जो विपरीत आवेश हैं वो हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा? आकर्षित करेंगे। समझ में आई बात? ये थी दूसरी बात, समान आवेशों में प्रतिकर्षण और असमान आवेशों में आकर्षण होता है। वेरी गुड। और लास्ट बिंदु जो है आपका वो ये है कि इनका आकर्षण होना या प्रतिकर्षण होना ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ चार्ज पर। किस पर डिपेंड करता है? अमाउंट ऑफ चार्ज पर, यानी कि आवेश के मान पर। आवेश का मान यदि अधिक है तो मान के चलिए आकर्षण प्रतिकर्षण भी अधिक होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आज समझ में आया आपने क्या पढ़ा, आवेशों से रिलेटेड पॉइंट्स, और सर बेंजामिन फ्रैंकलिन जो हमारे थे साइंटिस्ट, उनके बारे में उसी याद के तहत आज बेंजामिन फ्रैंकलिन को आवेश के एक छोटे मात्रक के रूप में भी जाना जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है अपन अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके लिए कमर कस लें, तैयार हो जाएं, अगले में और भी मजा आने वाला है, एडवेंचर आने वाला है। तो धन्यवाद, अगले वीडियो के लिए तैयार।